अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर। अध्यक्ष महोदय, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा अध्यक्ष महोदय नाइंसाफ़ी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जब कानून बनाया था तो उन्होंने रिजर्वेशन दिया था, और रिजर्वेशन इसलिए दिया था कि अगर दुनिया की दौड़ में एक पहलवान हो और एक दुबला आदमी हो तो पहलवान जीत जाएगा, दुबला आदमी हार जाएगा। तो दुबले आदमी को उन्होंने रिजर्वेशन के जरिए इतनी ताकत दिया कि वो दुनिया की दौड़ में बराबरी कर सके। अध्यक्ष महोदय, जहां महारानी का बेटा पढ़ेगा वहीं मेहतरानी का बेटा भी पढ़ेगा। जब तक ये देश में नहीं होगा अध्यक्ष महोदय, देश विकास की तरफ नहीं जा सकता। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार ने खुद सच्चर कमेटी बनाई थी, महमूद रहमान कमेटी बनाई थी, और इस कमेटी ने पूरे देश में माइनॉरिटी का जो है सर्वे किया था, और उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटी की हालत इस देश में बहुत सारी जगहों पर दलित और आदिवासियों से भी खराब है। अध्यक्ष महोदय, रिजर्वेशन मांगा जा रहा है तो मिल नहीं रहा। अध्यक्ष महोदय, सरकार का सपोर्ट नहीं मिल रहा। अध्यक्ष महोदय, माइनॉरिटी 20% है, जिसमें 13% मुस्लिम माइनॉरिटी है, बाकी दूसरी माइनॉरिटी है। अध्यक्ष महोदय, इस साल का पूरा बजट 8 लाख करोड़ का है, और ये 20% माइनॉरिटी को सिर्फ और सिर्फ 800 करोड़ दिया गया, जो बजट का 0.1% भी नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये और उसके बाद जब साल के आखिर में देखा जाता है तो 50% ही खर्च होता है, 50% खर्च ही नहीं होता है। ये भी एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मांग करूंगा कि माइनॉरिटी के साथ इंसाफ किया जाए और कम से कम 10,000 करोड़ उसको बजट में दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, 2024 से 26 और 125 करोड़ स्कॉलरशिप आज तक बाकी पड़ी। अध्यक्ष महोदय, नहीं, आज तक नहीं मिली 2024 से 26 तक की। इस वजह से स्टूडेंट को फीस भरना बहुत मुश्किल हो गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है कि क्या मंत्री जी बताएंगे कि 2024 और 2025 और 26 में स्कॉलरशिप के लिए जुलाई 2025, दिसंबर 2025 और फरवरी 2026 तीनों अधिवेशन में प्रस्ताव भेजा गया था, और ये जवाब आया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने नामंजूर कर दिया। यानी इस बजट को नामंजूर क्यों कर दिया? अध्यक्ष महोदय, क्या वजह इसकी है? ये वजह क्या माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफी नहीं है? अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल है अध्यक्ष महोदय, पिछली पेंडिंग स्कॉलरशिप, रनिंग ईयर की स्कॉलरशिप सरकार कब तक देगी? दूसरे, तीसरे, चौथे साल की जिनका एडमिशन हुए, इनके रिन्यूअल की स्कॉलरशिप कब तक देगी? मेरा चौथा सवाल अध्यक्ष महोदय, माइनॉरिटी स्कूल को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख रुपए हर साल दिए जाते थे। पूरा का पूरा प्रपोजल मंगा दिया गया, 2025-26 को की ग्रांट आज तक दी नहीं गई उनको। तो अध्यक्ष महोदय, वो ग्रांट दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, क्यों नहीं दी जाएगी, और इस साल की भी ग्रांट दी जाए, मैं ये मांग करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, दूसरा अध्यक्ष महोदय, माइनॉरिटी स्टेटस की सर्टिफिकेट जब से आदरणीय अजीत दादा पवार का इंतकाल हुआ है, उनका देहांत हुआ है, उस वक्त से आज तक रुकी हुई है, वो सर्टिफिकेट नहीं मिल रही है। अध्यक्ष महोदय, मुझे इन सब का बहुत ही क्लियर जवाब चाहिए मंत्री महोदय से। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, परंतु अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन बिल्कुल अलग है। मेरे विधानसभा का एक आदमी पेशेंट एडमिट था जेजे में, तो उसका फ़ोन है उसके घर से कि रोज़ाना 5,000 से 6,000 की दवा लेनी पड़ती है। तो मैं खुद अस्पताल में गया, अध्यक्ष महोदय बुलाया मैंने, वहाँ डीन से मिला, तो कहा कि हमको तो मालूम नहीं, ऐसा कैसे होता है? अच्छा, आज से दवा मिलेगी पूरी उसको। बराबर, आज तक क्यों नहीं मिली? कहा हम जब जाते हैं तो हमको बताए क्यों नहीं, हम वार्ड में जाते हैं। तो बोला जब वार्ड में आप आते हो तो हमको मना कर दिया है तो कोई बात नहीं करना, सब बाहर ना, एकदम कोई डॉक्टर से, डीन से कोई बात नहीं करने का। अध्यक्ष महोदय, जब मैंने उनसे पूछा, पूरे महाराष्ट्र से पेशेंट आते हैं तो उनके यहाँ रोज उनका 3,000 से 4,000 रोज ओपीडी हमारे यहाँ होती है, उसमें से 300 से 400 लोगों की एमआरआई करना होता है। ये पेशेंट बम्बई के कम है, बाहर के बहुत ज़्यादा हैं। तो हम रोज़ाना अगर 24 घंटे एमआरआई करेंगे तो 40 एमआरआई कर सकते हैं मैक्सिमम। रोज़ाना 3 से 4,000 आते हैं, 40 की करेंगे सर, 260 एक दिन बचेगा, दूसरे दिन फिर होगा, तीसरे दिन फिर होगा, तो गिनती कितनी हो जाएगी? वो कह रहे कि इसके बाद नायर से और केईएम से इन अस्पतालों में एमआरआई नहीं चल रही है, इनके पेशेंट भी मेरे यहाँ भेजे जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, जमीन पर सिचुएशन बहुत ही खराब है। अब एक पेशेंट आया बेचारा, वहाँ से मुझे फ़ोन किया धुलिया से कि मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मैं लेके आ रहा हूँ। मैंने बात किया यहाँ पे ये वाडिया हॉस्पिटल में, वहाँ गया तो 350 रुपये का फॉर्म भरवा लिए
और बाद में बोले जगह नहीं है, बच्चा बाहर गया मर गया। ये जो है अध्यक्ष महोदय, MRI, सोनोग्राफी, ब्लड टेस्टिंग, दवाएं सारी अलग। मेरा एक सवाल आपसे कि क्या आप मेरे साथ एक दिन इन अस्पतालों का दौरा बगैर बताए हुए, बगैर इन्फॉर्म किए हुए कर सकती हैं क्या? आपको सिचुएशन देखना चाहिए कि सामने क्या क्या सिचुएशन है। MRI मशीन पेंडिंग क्यों पड़ी हुई है? अध्यक्ष महोदय, जब मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट की ट्रेनिंग के लिए 2 MRI मशीन का रहना जरूरी है, मगर BMC के मेन 4 अस्पताल जहां पे MRI मशीन अवेलेबल ही नहीं है, तो इतने सालों से मशीन नहीं है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि 2018 से अब तक नायर अस्पताल या जिन अस्पतालों में रेडियोलॉजी और स्टूडेंट के को सिखाने का काम है, उनकी ट्रेनिंग तो हुई नहीं, तो कैसे मशीन चला सकते हैं? सिचुएशन बहुत ही खराब है। पेशेंट बाहर से आते हैं, सब जमीन पर सोए हुए हैं, ऐसी बुरी हालत है। मैंने तो ये कहा सर एक दिन कि लोग जाके शादी में पैसे देते हैं ना, ये बंद कर दो, अस्पताल में जाके पैसे दो मरीजों को। ये हालत है, बहुत बुरी हालत है महाराष्ट्र की। और सरकार का दावा बहुत ज्यादा इलाज करने का है। कब तक ये अच्छा, आप मुझे एक सवाल जवाब चाहिए कि अगर एक आदमी बहुत दूर महाराष्ट्र के इंटीरियर से आया है और उसकी MRI कितने दिन में हो जाना चाहिए? आप कितने दिन उसको मम्मी में रोक सकते हैं कि कितने दिन में MRI और सोनोग्राफी, ब्लड टेस्टिंग कितने दिन में सुनिश्चित करेंगे? क्या इमीडिएट मशीनों का बंदोबस्त किया जाएगा? क्या मंत्री महोदय मेरे साथ एक दिन मुझे इन्फॉर्म करके बगैर अस्पताल को बताए हुए 1-2 अस्पतालों का दौरा कर सकती हैं क्या? मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, अबू आझमी सदस्य त्यांनाच मी मागच्या वेळेस उत्तर दिलं होतं की आपण जूनपर्यंत ह्या 4 हॉस्पिटलला KEM, सायन, कूपर आणि नायरला आपण MRIची व्यवस्था करतोय। अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामध्ये फक्त आता आपण सगळी खरेदी केलेली आहे 4ही हॉस्पिटलच्या MRIची। सिव्हिल वर्क चालू आहे, इन्स्टॉलेशनला आपल्याला त्याच्यामध्ये सिव्हिल वर्क आणि इन्स्टॉलेशनला 2 महिने परत ॲडिशनल द्यायला लागतात। तर अध्यक्ष महोदय, साधारण ऑक्टोबरपर्यंत आपल्या ह्या 4ही हॉस्पिटलमध्ये MRI बसतील। अध्यक्ष महोदय, आता आम्ही त्याच्यासाठी 4 ठिकाणचे टायअप केलेले आहेत अध्यक्ष महोदय, ज्याच्यामध्ये त्यांना असा निर्देश म्हणजे आपल्याच रेटमध्ये ते तिथे MRI करतात, त्यांच्या आपल्याकडनंच त्यांची अपॉइंटमेंट्स घेतल्या जातात आणि आपण त्यांना 24 तासामध्ये MRI करण्याची व्यवस्था केलेली आहे आणि आपल्या रेडिओलॉजी डिपार्टमेंट ह्याचं संपूर्ण मॉनिटरिंग करतं अध्यक्ष महोदय। त्याच पद्धतीने आपण आता आपले जे विभागवाईज हॉस्पिटल आहे 16 हॉस्पिटल, अध्यक्ष महोदय सदस्यांनी सांगितलं त्या गोष्टी खरंच होत्या, पण आपण त्याच्यावर हे सगळे रेक्टिफिकेशन आता 16 जे आपले विभागाचे जे हॉस्पिटल आहेत तिथे आपण PPP मॉडेलवर, म्हणजे मी मागं पण सभागृहात सांगितलं की आम्ही PPP मॉडेलवर MRIचे मशीन्स आणि हे स्कॅन वगैरे सगळं बसवतोय। आम्ही फक्त जागा देतोय, जे लोक बसवतील त्यांनी आपल्याच दराने लोकांकडनं पैसे घ्यायचे, आपले जे दर आहेत ते, आणि त्यांनी तो संपूर्ण मशीनचं मेंटेनन्स आणि त्यांचे सगळे टेक्निशियन्स त्यांचे राहतील। अशा पद्धतीने आपण हे सुद्धा डिसेंट्रलाइज करतोय अध्यक्ष महोदय। आणि सदस्यांनी सांगितलं तसं निश्चितपणे मी त्यांना फोन करून आम्ही एका तरी हॉस्पिटलची व्हिजिट करू अध्यक्ष। अचानक बंदोबस्त हो रहा है अभी, क्या नई सरकार कोई आई है क्या नया अस्पताल खुला है क्या? अरे अस्पताल तो इतने दिनों से चल रहा है, आज तक क्यों नहीं है? क्या प्रॉब्लम है इसका? अभी तक कुछ लापरवाही, इतनी लापरवाही हुई है मैडम, कितनी ज़्यादा लोगों को परेशानी, कितने पेशेंट ICU नहीं मिल रहा है, NSI के NICU के है ही नहीं है, रोज़ाना हम लोग रिक्वेस्ट करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि अभी कोई नई चीज़ पैदा हो, नया हॉस्पिटल बनाए और आगे हम बंदोबस्त करने जा रहे हैं। इतने दिनों से लापरवाही है मैडम, इसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई करना चाहिए। पेशेंट वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, भर्ती नहीं हो रही है। अगर आप चलेंगे आप मेरे साथ तो आपको सब अच्छी तरह पता चलेगा मैडम। तो आप ये बताइए कि ये अभी तक क्यों नहीं हुआ है सब काम, क्यों पेंडिंग पड़ा है इतने दिनों से? अध्यक्ष महोदय, आता आम्ही संपूर्ण सगळ्या ह्याच्यावर काम करतोय। बोला। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आझमी साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे बरोबर आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्व समाजाला, जाती घटकांना, अल्पसंख्याकांना त्या ठिकाणी समान संधी मिळावी म्हणून जे काही रिझर्वेशन देऊन विशेषतः विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी जी शिष्यवृत्ती योजना चालू केली, त्या योजनेत 3 वर्षापासनं 23-24ला अर्थसंकल्पीय तरतूद होती 124.60 कोटी, खर्च 124.60 कोटी बरोबर झालेला आहे। त्याचप्रमाणे 24-25 साली 137.16 कोटी, 136.34 कोटी खर्च झालेला आहे।
त्याचप्रमाणे 25-26मध्ये 60.75 एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद होती. त्यापैकी 59.99 कोटी एवढा खर्च त्या ठिकाणी झाला. आणि जे काही शिष्यवृत्ती देण्याचं विद्यार्थ्यांचं आजही बाकी आहे ते सुद्धा खरं आहे की आजही विद्यार्थ्यांची त्या ठिकाणी शिष्यवृत्ती वाचून आजही ओरड होत आहे. तर विभागाने आपण सांगितल्याप्रमाणे विभागानं नाकारलं होतं. शिष्यवृत्तीसाठी 25-26 अखेरपर्यंत जवळपास 200 कोटी निधीची आवश्यकता होती. तथापि 25-26मध्ये 60 कोटी फक्त त्या ठिकाणी वित्त विभागाकडून मिळालेत. उर्वरित पैशासाठी 25-26 वर्षात तूट येत असल्याने पावसाळी अधिवेशन 25मध्ये, हिवाळी अधिवेशन 25 व अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 26मध्ये पुरवणी मागणीद्वारे 90 कोटी इतका निधी मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव विभागात सादर करण्यात आलेला आहे. तथापि सदाव प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. त्यामुळे 25-26मध्ये 60 कोटी निधी संबंधित वितरित करण्यात आला आणि 26-27 आर्थिक वर्षात 80.76 कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित आहे. त्यापैकी 48.46 कोटी इतका निधी 25/6 आत्ता 25 जून त्या दिवशी शासनाने वितरित करण्यात आलेला आहे.